स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउस होल्ड एनर्जी स्टोरेज में जो ग्रोथ हो रहा है, अब ये इंडिया में भी आने वाला है। तो आइए इसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि पूरी दुनिया जा रही है डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी ग्रुप के तौर पे, यानी कि अभी जो हमारा पुराना सिस्टम था 1950s का, या मतलब एक्चुअली 1800 से जो स्टार्ट किए थे, लॉजिक था कि बड़े-बड़े पावर प्लांट बनाओ, उससे सब जगह एनर्जी भेजो। ये आइडिया अब चेंज हो गया है। अब है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेस हो गए हैं, चाहे वो बायोगैस हो, चाहे आपका विंड हो, वेव एनर्जी हो, सोलर पैनल हो, ये सब डिसेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब कि एक बहुत बड़ा नहीं होता, कई सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब रहा बात की, ये तो हो गया, ठीक है, आपने एक चीज़ कर दी। अब रहा बात की दुनिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट बहुत फ्रीक्वेंट होते जा रहा है, यानी कि मैसिव फ्लड हो, टॉर्नेडो हो, सुनामी हो, ये सब बहुत हो रहा है। और उससे एक दिक्कत होता है कि सारा आपका जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो हाई वोल्टेज लाइन है, बाढ़ में बह जाता है या पावर प्लांट डूब जाता है, ये होता रहता है। तो भले आपका पावर प्लांट आपसे 500 किलोमीटर दूर था, वहाँ कुछ हुआ गया तो आपका भी बिजली। तो ये एक सीरियस समस्या बना देता है। अब एक ये सब तो ठीक है, अब इसके ऊपर एक और बात आ रहा है कि पूरी दुनिया में, पूरा प्लेनेट में बिजली का कॉस्ट ऊपर भागते जा रहा है, हर जगह। और बहुत एक क्रूअल आयरनी इसमें यह है कि बहुत जगह पे बिजली का दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि एआई फार्म्स को सब्सिडाइज कर सकें। क्योंकि एआई वाले सीधे बोलते हैं, सर आपको चाइना से भिड़ना है तो आपको बिजली में डिस्काउंट देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो हम नहीं करेंगे। तो पब्लिक पे दाम बढ़ा दे रही है। तो और बाय द वे ये बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह। तो ये सीरियस बात है कि मतलब हर जगह आप अब बिजली का दाम देखिएगा, कहाँ से स्टार्ट हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप परसेंटेज देखिए कितना बढ़ते जा रहा है, और वो हर जगह बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इन्फ्लेशन के चलते बढ़ते जा रहा है। तो ये एक सीरियस समस्या बन गया। अब रहा बात इसी मार्केट में सोलर का दाम घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। यानी कि अब सोलर उस जगह पे आ गया जहाँ आप आराम से शहर में जा सकते हैं और ऑलमोस्ट सबके छत पे दिखने लगेगा। सब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोगों के छत पे लगने लगेगा। तो ये हो गया है। अब लेकिन इससे दिक्कत आता है कि सरप्लस एनर्जी का समस्या बन जाता है और रेजिलियंस नहीं होता, क्योंकि ये सब जो सोलर लगते हैं जनरली सब्सिडी में लगवाया जाता है ताकि सस्ता रहे। और दूसरा ये करते हैं उसमें हम लोग ग्रिड टाई करते हैं। ये एक समस्या है, यानी कि आपको रेजिलियंस नहीं मिलता है आउटेज का। यानी कि अगर तूफान उफान आया गए आपका, मतलब आराम से दिन में आपका तूफान कहीं और आया, भूकंप कहीं और आया, या कोई कुछ हुआ कहीं और, आपका दिन में सोलर फार्म बंद हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रिड के बिना नहीं चल सकता। तो वही है। और सरप्लस जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, आप खर्चा किए हो ताकि प्रोडक्शन आपको मिले, लेकिन आप दे ग्रिड को रहे हो, और ग्रिड आपसे खरीदता बहुत सस्ते में, बेचता आपको महँगे में। तो वो एक दिक्कत बन जाता है। तो अब बात करते हैं ऑन ग्रिड का, यानी कि जैसे अभी गाड़ी स्टार्ट हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया था सोलर को। अब रहा बात कि ये ऐसा क्यों किया कि गवर्नमेंट हर जगह सोलर को सब्सिडाइज करने लगे। तो बात था कि इससे तीन चीज का बेनिफिट था। पहला, जॉब्स मिलने लगे। हर गवर्नमेंट का प्राइमरी जॉब वही होता है कि जॉब्स क्रिएट करो, और सरकारी जॉब आप नहीं दे सकते। उस सरकारी जॉब से आप टैक्स नहीं निकाल सकते हो। मतलब आप खुद को ही पैसा दे रहे हो, उससे आप 30% निकाल रहे हो टैक्स का, भैया वैसे कैसे चलेगा। तो आपको इंडस्ट्री बनानी पड़ती है। तो सोलर एक बहुत ही अपकमिंग इंडस्ट्री थी जो सस्ते में काम निपटा रही थी। तो सोलर को बनाया, काफ़ी किया गया, उससे जॉब्स का ज़रूरत हुआ। मैन्युफैक्चरिंग आपका, भले आप सेल्स नहीं बना रहे हो शुरू के कुछ साल में, लेकिन आप पैनल का मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हो। सेल्स खरीद के उसका पैकेजिंग करने का प्लांट्स बनने लगा, उसको इंस्टॉल करने के लिए, पूरा रूफ स्ट्रक्चर के लिए धीरे-धीरे सब चीज़ होने लगा। और प्लस बहुत सारे देश इसमें इसलिए कूदे, इंडिया इंक्लूडेड, कि एनर्जी सिक्योरिटी बढ़े। क्योंकि अगर हर चीज़ आपका बाहर से आ रहा है, जैसे इंडिया के केस में तेल बाहर से आ रहा है, कोयला जो है वो भी वेदर डिपेंडेंट है, क्योंकि कभी कस के फ्लडिंग हो गया, जो 1-2 4 साल पहले हुआ था। बहुत कस के फ्लडिंग हुई थी, पूरा सेंट्रल इंडिया का बिजली बैंड बच गया था। तो वो एनर्जी सिक्योरिटी भी आप चाहोगे। तो ये सब आपको सोलर दे देगी। सोलर में सरकार थोड़ा-सा पैसा डालती है, उससे बहुत सारा ग्रोथ वेक्टर आता है। तो उसके लिए उन्होंने खोल दिया। अब रहा बात कि उस टाइम में बैटरी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो ग्रिड टाई से किया गया। ग्रिड टाई का लॉजिक ये होता है कि ये आपके ग्रिड से बिजली का वेव सिंक करके डालता रहता है। यानी कि आपका पावर प्लांट जो है, जो भी कोल पावर प्लांट है, वो कम प्रोड्यूस करने लगेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोल पावर प्लांट 1 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, और 1 गीगावाट का ये से ज़्यादा का प्रोडक्शन आपका सोलर में हो रहा है, वो कोल पावर प्लांट का टरबाइन डिटेक्ट कर लेगा, भैया बहुत लोअर पे रखो, आप दूसरे को बिजली बेच सकते हैं। दोपहर में ये होने लगता है। जहाँ पे आप ग्रिड टाई रखते हैं, तो दोपहर में एनर्जी का सरप्लस इतना होता है कि इंडिया लिटरली कह रहा है कि भैया दिन में आप ज़्यादा बिजली खाओ, सस्ते में हम बेचेंगे, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये दूसरा फ़ायदा था कि इतना आप करने से, अब आप सोचो ना कि एक छोटा घर से क्या फ़र्क पड़ता है सर? 1 यूनिट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 डेढ़ हज़ार घर एक-एक यूनिट एक ही टाइम में दोपहर में देने लगेंगे, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो वही एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ती है, जॉब्स भी आते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी डेवलप होता है। ग्रिड टाई आपको ये दे देता है, और ग्रिड टाई सरकार के लिए बहुत आसान रहता है कि देखिए भैया, हम ग्रिड टाई में सब्सिडी दे रहे हैं, हमें फ़ायदा मिल रहा है। मतलब कि एक्चुअली वो दिखा सकते हैं कि सर हमने इसको दिया था, इस घर में जैसे इस प्लांट के लिए इतना दिए थे, 2 यूनिट का, सॉरी 2 किलोवाट का
प्लेट के लिए हमने इतना सब्सिडी दिया, ये देखिए 5 साल में हमको इतना यूनिट मिल गया बिजली, इससे हो गया हमारा रिकवरी। तो ये इसीलिए करते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत आता है, बाय डिज़ाइन है, ये मैं समझना बहुत ज़रूरी है, ये बग नहीं है, फॉल्ट नहीं है, बाय डिज़ाइन है कि ग्रिड अगर डाउन हुआ यानी कि बिजली कटा, तो ये बंद हो जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका दिन में धूप है, एकदम चमचमा के चमक रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? ये किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बैक फीडिंग रोकने के लिए। टेक्निकली टेक्निकली क्या है, आजकल आप चाहें तो खरीद सकते हैं ऐसा इन्वर्टर जो लिटरली सोलर पैनल से सीधे आपका इक्विपमेंट चलाएगा, उसमें बैटरी होगा भी नहीं। वीएफडी का डेवलपमेंट के कारण ये हो गया है। तो ये सब अब किया जा सकता है, तो ये सब क्यों नहीं करता है? कर सकता है, लेकिन वो करने से रिस्क होता है जिसे हम लोग कहते हैं बैक फीड, यानी कि जनरेटर में काफ़ी लोग ऊपर जा चुके हैं इस चक्कर में कि लोग जनरेटर लगाने लगे, प्लग में लगा दिया, अब किए। अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर टू वे सेम होता है, यानी कि आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहे हो कि हाँ भैया 11 केवी का लाइन आया सबस्टेशन से, वो नीचे आया आपका 220 वोल्ट में मिल गया। 220 डालेंगे वो वापस 11 केवी चला जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर चूज़ नहीं करता, उसमें डायोड नहीं होता है कि ब्लॉक कर दो। तो वो उसमें दिक्कत होता है। बहुत लाइन में लोगों का जान में खतरा हो जाता है कि जनरेटर लोग चला दिए हैं और ग्रिड से डिस्कनेक्टेड नहीं है। धड़-धड़ा के वो बिजली पोल्स में वापस भेज देता है। और ये हो चुका है, काफ़ी लोग ऊपर जा चुके हैं। इसीलिए आप जनरेटर कभी भी देखिए उसमें हमेशा एक डिस्कनेक्ट दिया जाता है कि भैया ग्रिड से तुम डिस्कनेक्ट करो। कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि जनरेटर और ग्रिड एक साथ ऑन ना हो जाए। या मतलब कि जनरेटर ऑन है यानी कि आप ग्रिड से इतना दूर हैं कि कोई बैक फीड का टेंशन नहीं है। और ये बैक फीड कर नहीं सकता उतना आसानी से, क्यों ये मतलब इसमें आप स्विच नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप स्विच देते हो तो भैया एक ग्रिड टाई है, काम कैसे करेगा बिना मतलब ग्रिड से काट के, तो आप इसको नहीं चला सकते। तो वो एक दिक्कत बन जाता है। इसीलिए ग्रिड टाई में बाय डिज़ाइन बनाया गया कि अगर उसमें बैटरी वैटरी नहीं है तो सीधे-सीधे उसे डिस्कनेक्ट करो, सीधे डिस्कनेक्ट करो। आप बिजली वापस नहीं भेज सकते हो किसी भी हालत में। अब रहा बात कि ये चलता तो है और इसी से मतलब मेजॉरिटी सोलर का ग्रोथ इसी के भरोसे हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत होता है क्या, आपको खर्चा देना पड़ता है सरकार को टू वे सिस्टम का, यानी कि टू वे मीटर का। हमारी तरफ काफ़ी लोग नहीं देते हैं, जिनको अगर सोलर बहुत बड़ा नहीं लेना है, सब्सिडी से ज़्यादा खर्चा होता है लुब्रिकेशन करने में बिजली विभाग का, ताकि वो आए, चेक करे। और जहाँ टाइम क्रिटिकल है वहाँ लोग ट्राई भी नहीं करते। सर आपको हम 1 डेढ़ महीना आपके पीछे भागेंगे तब जाके आप शायद एंड में दोगे, और तब तक हम कर लेंगे भाई, खुद से कर लेंगे। जिनका टाइम कीमती है वो नहीं, टाइम ही नहीं वेस्ट कर सकते ना। तो वही है, टू वे सिस्टम आपको लगाना पड़ता है, टू वे मीटर लगाना पड़ता है। बाय द वे मीटर सारे टू वे होते हैं जनरली। वो आज के टाइम में शायद ही आपको एक मीटर खोजिएगा, फिजिकल मीटर जो लिखा हो वन वे ओनली, सब टू वे होता है। और आपका फेल सेफ नहीं होता, यानी कि जो घर में लगा है वो सोचेगा नहीं ठीक है, जैसे मान लिया लाइन भाग गया, ठीक है, कुछ हुआ, भूकंप हुआ, फ्लडिंग हुआ, कुछ हुआ, ठीक है, पावर प्लांट गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिन में दोपहर आएगा तब हम पंप चलाए, नहीं चला सकते सर, क्योंकि वो बंद हो गया, ग्रिड नहीं है तो वो बंद है, बंद मतलब खत्म, दी एंड, नहीं काम करेगा। तो गाड़ी को ये बहुत अच्छा है अहमदाबाद वाले लोगों के लिए कि भैया वहाँ लाइन नहीं जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप रांची-वाची में करते हैं या पटना में करते हैं, तो बहुत दिक्कत होगा। डिपेंड करता है कहाँ पे है। कुछ-कुछ जगह पे बहुत अच्छा बिजली है, कुछ-कुछ जगह पे जो पुराना सबस्टेशन वाले हैं, उनका भगवान भरोसे चलता रहता है। तो अगर आपके यहाँ लाइन खराब है, तो ये आइडिया काम नहीं करता है। लेकिन इसी में सब्सिडी आती है, तो लोग थोड़ा फँस गए। तो ये ऑन ग्रिड से हमारी गाड़ी खुली थी। तो अब बात करते हैं 2 वेक्टर जो आपको समझना पड़ेगा, दोनों अलग-अलग होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पावर एंड एनर्जी। तो ये सबसे बेस्ट ग्राफिक्स मैंने देखा है इसको समझाने के लिए। आप ये समझिए जो आपका पावर है, वो आपका एक पानी का नल है, उससे पानी निकल रहा है। 1 किलोवाट जैसे इस एग्जांपल पे है, जैसे मेरे केस में मेरे छत पे जो लगा है वो 2 किलोवाट का है, तो वो 2 किलोवाट का पाइप निकल रहा है। कितना देर धूप रहता है, कितना देर क्लियर रहता है, उस पे डिपेंड आपका आवर हो जाएगा। फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चलेगा कितना किलोवाट आवर है, यानी टंकी का क्या कैपेसिटी है। अब टंकी से आप लोड चलाइए, लोड आप पे है। आप चाहें तो मतलब जैसे 1 किलोवाट आ रहा है, लेकिन आप लोड बहुत भारी चला दीजिए, जैसे आपका वॉशिंग मशीन पागल जैसा है, 1600 वाट खा जाता है, तो ये धड़धड़ा के ड्रेन हुआ। लेकिन हाँ, मना ही है कि वो 30 मिनट में काम कर ले, नहीं तो 30 मिनट के बाद ये खत्म होने पे आ जाएगा। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ होता है। मतलब पावर और एनर्जी 2 अलग-अलग चीज़ है। जैसे कि आप कहोगे इंडक्शन बहुत बिजली खाता है, 1600 वाट आराम से खा सकता है, लेकिन वो ये पावर बहुत खाता है, एनर्जी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि इंडक्शन में खाना तुरंत बन जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी घर का बिजली निकालना चाह रहे हैं कि कितना बड़ा हमको बैटरी चाहिए या एनर्जी स्टोरेज चाहिए, दिक्कत है कि उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। मतलब आप इसमें अच्छा ये लो खरीद लो ना, कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक घर से दूसरे घर के बीच में बहुत अंतर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि घर आपका 24 सोलर पे चले और उस पे ग्रिड का कोई नहीं रहे, वो बहुत वेरिएबल होता है। मतलब कि कुछ लोग 1 डेढ़ लाख में ही निपटा लेते हैं, कुछ लोग का भैया लाखों लग जाता है तो भी नहीं निपट पाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली सबसे सिंपल आप सोचोगे क्या है कि हम मैक्स पावर ड्रॉ कैलकुलेट करते हैं। मेरे घर में इतना एसी है, मेरे घर में इतना वॉशिंग मशीन है, इतना वाटर हीटर है, ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद आपका ये हो जाएगा, लोड है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, वो रियल लोड नहीं है। जैसे कि आपके घर में एसी है और ये है क्या बोलते हैं वाटर हीटर है, जनरली दोनों एक टाइम पे नहीं चलता है। मतलब
हो सकता है कि आपका किसी दिन आपको सुबह बहुत जल्दी उठना था, शायद आप गीज़र चालू कर दिए हैं, लेकिन जनरली अगर एसी चल रहा है, तो लोग वाटर हीटर नहीं चालू करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को कैलकुलेट कर देंगे साथ में, तो आपको नहीं आपको ये नल जो है बहुत बड़ा चाहिए, तो वो एक दिक्कत बन जाता है। रियल लोड नहीं पता चलता है, क्योंकि सारा लोड एक साथ नहीं ऑन होता है। जैसे घर में भी आराम से हो सकता है, कई सारे एसी हैं, लेकिन सारे के सारे एसी एक टाइम पे नहीं चलेंगे। जनरली होगा कि हाँ, रात को लोग यहाँ सोते हैं, तो यहाँ पे एसी चल रहा है, दिन में काम करते हैं, तो ये ऑफिस वाला एसी चलता है। तो इसीलिए ये थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल है। अगर आपको भी ये कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, सबसे आसान तरीका होता है जो एक थोड़ा रियलिस्टिक रफ आइडिया देगा, अपने बिजली बिल में जितना यूनिट है, किलोवाट आवर जो लिखा है, उसको लिखते जाइए। 1 डेढ़ साल का अगर आप कलेक्ट करते हैं, तो वो एक रियलिस्टिक देता है। उसमें थोड़ा-सा बफर रखिए और उतना आपको पावर चाहिए। वो सबसे रियलिस्टिक होता है। आप अगर यूनिट का जितना अप्लायंस है, उसका बिल निकालने लग गए, वो दिक्कत हो गई। जैसे कि सैंडविच मेकर है, बहुत बिजली खाता है, 800 वाट से लेके उससे भी ज़्यादा खाता है, तो मतलब बहुत पावर चाहिए उसको ना। कितना देर में आपका सैंडविच जल जाएगा भाई, 10 मिनट अगर रख दोगे जल जाएगा सैंडविच। तो वही बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को थोड़ा नंबर प्लेट वर्सेस रियल में अंतर होता है। और एनर्जी में भी वही धांधली है। वो तो मैंने आपको पावर बताया कि आपका कितना किलोवाट का इन्वर्टर होना चाहिए। अब एनर्जी में दिक्कत वही आता है कि एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है यूनिट्स, यानी कि किलोवाट आवर। ये और मुश्किल है कैलकुलेट करना। इसीलिए बेस्ट तरीका आपका वही होता है कि आप बिजली बिल जो आया है उसका 1 डेढ़ साल का या 2-3 साल का निकालती है और उसका सारा यूनिट आप एक जगह पे लिखते जाइए। तब आपको एक हकीकत पता चलेगा, सर मेरा एवरेज, या आपको ये भी दिखेगा कि गर्मी में अगर दबा के खा रहा है, तो ठीक है भैया, गर्मी में मेरा 700 यूनिट खप जा रहा है और ठंडे में मेरा 300 में ही निपट जा रहा है। तो ये आपको एक रियलिस्टिक देगा एग्जाम्पल। तो वही समझिए। तो जनरली ये होता है कि अगर आपके पास पैसा है, तो आप बहुत बड़ा यूनिट लगा देते हैं। ये इसीलिए आप लोग जिनके पास पॉकेट है, बहुत एक मतलब पूरा रूम ही दे देते हैं भैया, सोलर में दबा के बैटरी, मतलब जितना बड़ा आपका इसमें बैंक्स में बड़े-बड़े आईटी फर्म्स में, तो उतना बड़ा ये लोग घर में इन्वर्टर लगा देते हैं कि भैया सब चीज़ चलना चाहिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30-30 किलोवाट का लगा दे रहे हैं। इसलिए भाई 30 किलोवाट एक घर में कैसे खपाओगे? और बैटरी, हाँ भाई 70-80 बैटरी, सर उतने में होटल चलता है। लेकिन बात वही है कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको सोचना ही ना पड़े, तो आपको ओवरसाइज़ करना पड़ता है। तो उससे पेनल्टी 2 चीज़ का आता है। पहला, एक्सपेंसिव बहुत होता है, दूसरा वेस्टफुल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ठंडे के लिए ये कर देता हूँ, गर्मी में वर्स्ट केस के लिए कर देता हूँ, ठंडे में मेरा वेस्ट हो रहा है। तो एक्सपेंसिव है, वेस्टफुल, और दूसरा ह्यूज साइज़। अब बाहर किसी के पास इतना बड़ा घर नहीं होता कि हाँ भाई, वहाँ पे मैं एक पूरा चेंबर ही रख देता हूँ। ये चेंबर ही मेरा सिर्फ़ बैटरी और उसके लिए है, वो नहीं होता है हर किसी के पास। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, पावर और एनर्जी दोनों अलग-अलग है। और आइडियली आप ऐसा कुछ सिस्टम चाहोगे जो मॉड्यूलर हो, जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाए कि सर मेरा किलोवाट बहुत भागता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा हाई पावर इक्विपमेंट है, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा देर चलता है, मतलब चला, और जैसे इंडक्शन कुकर चला, लेकिन भाई हो गया सर, 10 मिनट हो गया भैया, चाय तो उबाल देता। मैंने एक बार ट्राई किया था, चाय भैया वो यूज़ करता है, 15 मिनट फेंक दिया चाय। हम सोच रहे हैं गैस की तरह गर्म होना है, फेंक दिया, खत्म, जाओ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि टू मच वेस्टफुल हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ, सबको ही खुजली वही होती है, लेकिन फिर वही दिक्कत होता है कि करते नहीं है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते। तो पावर और एनर्जी एक फचांग वाला सिस्टम है और दोनों अलग-अलग है। तो अब बात करते हैं लाइफ स्पैन का। तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग गाड़ी तो खोले थे लेड एसिड बैटरी से, और ये एक दूसरी बात है कि जितने भी ढंग के इंजीनियर होंगे लेड एसिड वाले, वो आपको बोलेंगे बहुत बड़ा बनाइए। बोले ऐसा क्यों? बात है, लेड एसिड का साइकिल लाइफ बहुत खराब होता है, बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। यानी कि 500 टू 1000 वो कंपनी क्लेम करती है, तो बहुत ही खराब है। यानी कि वो 5 साल में बुझाने वाला है। नहीं, अब कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे मेरा 75 साल से चल रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबमरीन बनाने टाइम में भी यही दिक्कत होता था, डीजल सबमरीन बनाने में, कि भैया उसका बैटरी अगर बार-बार बुझ जाए तो कैसे काम चलेगा? तो क्या कि ओवर साइज़ करने लगे। यानी कि अगर 1 मेगावाट आवर का कैपेसिटी चाहिए, वो 5 मेगावाट आवर डाल दे रहे थे सबमरीन में। बोले ऐसा क्यों? ताकि अगर आप लोड कम कर देते हैं, यानी जो सी का लोड पड़ रहा है, और डीप डिस्चार्ज को कम कर देते हैं, लाइफ लंबा हो जाता है। और लाइफ लंबा नहीं हो रहा है एज़ इन लाइक कि वो बहुत लंबा चलेगा, चल अभी भी उतना ही रहा है। बस बात है कि आपका एंड में, मतलब कि वो अपना 30% भी पावर दे रखा है, लेकिन आपका काम निपट जा रहा है, तो आप कहोगे कि यूज़फुल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लेड एसिड के भरोसे हम लोग आगे नहीं जा सकते। यहाँ तक आ गए रोग आके, लेकिन अब बैंड बज रहा है। और ये समझिए कि 70% राउंड ट्रिप एफिशिएंसी एक दूसरा समस्या है। आप लोग घर में जो लोग इन्वर्टर लगाते होंगे, भई इन्वर्टर लगाने के बाद बिल क्यों बढ़ने लगता है? बात है कि वो जितना यूनिट खाता है, वो रुकता नहीं है कि खा लिया हम रुक गए। हाँ भाई, हमने 5 यूनिट का, जैसे मान लिया आपका 5 यूनिट का बैटरी है। जैसे कि मेरे पास एग्ज़ाम्पल है, 12 वोल्ट 220 एम्प पावर की बैटरी है, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, आप बोलोगे उतना एक बार चार्ज हो गया, बैठा रहेगा ना, वो फ्लोट चार्ज करता रहेगा। और फ्लोट चार्ज में एक्चुअली बिजली खाता है। वो खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है कंटीन्यूअसली। और प्लस उससे जब आप निकालोगे, तो एग्ज़ैक्टली उतना नहीं निकलेगा जितना डाले थे। उसका वही बोल रहा हूँ, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी बहुत खराब होता है। 70% से 80% आता है, और जब पूरा इन्वर्टर का सप्लाई चेन देख लीजिएगा तो 70 ही मान के चलिए। तो दिक्कत वही होता है कि अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लेड लेना पड़ेगा।
एग्जाम्पल के देखिए, मोबाइल टावर के पूरा एक रैक रहता है सिर्फ इसका बैटरी का, और ये सब स्टेशन में पूरी एक बिल्डिंग बनाई जाती है लेड एसिड बैटरी को संभालने के लिए, पूरी एक बिल्डिंग होती है, और वो भी हाई वोल्टेज रखना पड़ता है, अराउंड 180 120 ये सबसे ऊपर चलते रहते हैं। जो बस वही समझिए, लेड में आप जबरदस्ती का मेहनत कर रहे हो, और हाई तबाह करके बस आइडिया यही होता है कि इतना बड़ा बना दो, इतना ज़्यादा बना दो कि जब वो घट जाए, मतलब उसका सिर्फ 20% कैपेसिटी दे रहा है तो भी काम चल जाए। लॉजिक वही रहता है कि मतलब ओवर साइज कर रहे हैं आप, क्योंकि चलता नहीं। और दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि आप ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, बिल आपका बढ़ने लगेगा। तो वही समझिए कि ये सूटेबल नहीं है कि अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो भैया बैंड बच जाएगी आपका, दिक्कत हो जाएगा। तो वही समझिए कि आपको स्केल करना पड़ता है ताकि लोड, मतलब सी रेटिंग कम रहे। दूसरा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, आप उसको 0 टू डीप साइकिल करेंगे, बोल जाएगा। इसीलिए बाय द वे आप सोचोगे ना कि अरे जो यूपीएस की बैटरी है उतने ही दाम के आसपास में आपको गाड़ी का बैटरी मिलता है, मैं गाड़ी का बैटरी लगा देता हूँ यूपीएस में सस्ते में, वो आप नहीं कर सकते। लोग बैटरी तो बड़ा है ना, वो बनाया गया है सरफेस चार्ज के लिए, यानी कि जो एम्प आपका कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स है जो देता है, उसके लिए बनाया गया। जो आपका यूपीएस में लेड एसिड बैटरी है वो बनाया जाता है कि थोड़ा देर झटका दे सके, हाई झटका नहीं देगा, देर तक देगा। और अगर आप कार वाला में करें, इसीलिए देखिए कार का अगर लाइट चला रह जाता रात भर, आजकल के नए नए बैटरी तो बैठ जाते हैं, मतलब गए सर, खत्म, उठेगा ही नहीं वो। तो ये आप समझ सकते हैं कि लेड एसिड हम लोग को यहाँ तक लिया है, लेकिन अब बता रहे हैं सर काम नहीं हो। जैसे एग्जांपल देते हैं कि लेड एसिड आपका एम्प पावर मान लीजिए 220 एम्प पावर का लिया है, ठीक है। आप उस पर लोडिंग डालते हैं 11 एम्प का, ठीक है। एक बड़ा सा सेल है, उसमें आपने 11 एम्प का लोड डाला, तो 10 घंटे तक दे रहा पावर, ठीक है, बल्ले बल्ले। फिर आप सोचो अरे कुछ हैवी लोड है, इंडक्शन आपने चालू कर दिया 104 एम्प, वो 30 मिनट में ही बोल जाएगा, कैपेसिटी ही खत्म हो गया। ये समझना बहुत जरूरी है, कैपेसिटी ही खत्म हो गया, यानी कि आपका टंकी जो था, जब सोचोगे कि अरे मैंने 5 यूनिट की टंकी ली है, आप लोड डाले, पता चला वो 3 यूनिट में ही खत्म हो गया, 2 यूनिट खत्म हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये इसी कारण से सब लोग लेड एसिड में जब भी बात करते हैं बड़ा बनाते हैं, भाई बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि जब ये लोड पे जाए नहीं, ताकि आपका एक्चुअली जो नंबर प्लेट है उसके आसपास आए। इसीलिए सब स्टेशन में दबा के बैटरी डाला जाता है, मतलब भैया हाँ जी ट्रक से बैटरी ला रहे हैं, मजाक भी नहीं कर, मैंने देखा एक बार ट्रक से आ रहा है, आन दे पूरा रूम में लगा आन दे। तो समझना बहुत जरूरी है कि लेड पे हम लोग नहीं चल सकते। आप फोर्स कर सकते हो, हाई तबाह कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सब लोग वैसा करने लगे लटक जाएंगे। और रहा बात लाइफ स्पैन कैसे नापा जाता है, सोलर पैनल वाला लॉजिक लगता है, यानी कि आपका 80% पावर मिलना चाहिए एंड में। अगर 80% से नीचे चला गया तो उसे बोला जाएगा कि सर अब लाइफ खत्म हो गया है। तो जैसे अगर आप सोलर पैनल खरीदते हैं तो उसमें यही रहता है कि 80% हम जनरली 15 साल पे, या बहुत अच्छा आजकल मॉडर्न से ला रहे हैं तो 25 साल पे, कि सर 25 साल के बाद आप मान लीजिए 24 साल हो गया है और आप देख रहे हो कि सिर्फ 70% नेम प्लेट कैपेसिटी दे रहा है, तो आप उसको वो रिटर्न में भेज सकते हैं। अब बाय द वे ऐसा कीजिएगा मत, क्योंकि आप लोग सोलर पैनल के बारे में पढ़ते नहीं हैं, तो आप लोग देखते हैं कि पैनल में जो लिखा है 650 वाट लिखा है, तो 650 वाट का पैनल है ना, वो 650 वाट का पैनल है 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में 75 डिग्री सेल्सियस होता है सेल का टेम्परेचर। तो वो भी ग्राफ में रहता है, वारी इसको एक्चुअली शेयर करता है, उसके आप फीस में ब्रोशर में पढ़ सकते हैं, तब देखिएगा अच्छा सिर्फ 350 वाट मिलने वाला है, इसीलिए थोड़ा सावधान रहें। तो ये हम लोग को एक समस्या बना देता है कि ठीक है लेड से हम लोग यहाँ तक आए, लेकिन वही बोल रहे हैं कि जब साइकिल थाउजेंड्स भी नहीं है, कि मतलब 500 टू, और मेरा अभी एक्साइड का बैटरी अब नौटंकी कर रहा है। एंड बाय द वे उसमें मैं एक्साइड का पानी डाल रहा था कि भैया पानी में ध्यान लिया, काफ़ी लोग का है कि अगर पानी में कुछ कुछ कंटामिनेशन बहुत खराब होता है, मरकरी कंटामिनेशन है, कैडमियम कंटामिनेशन है, वो बर्बाद कर देगा आपका बैटरी। ठीक है भैया, हम एक्साइड के लिए अभी भी बोल गया, इट्स लाइक तो ये सबके साथ हो रहा है। बाय द वे आजकल की बैटरी चलती ही नहीं है, वही बोल रहे कि हम लोग को बहुत कम लोड रखिए ताकि वो चल सके, ताकि वो सी ज़्यादा नहीं रहे। तो रहा बात की ऑप्शन क्या है, ठीक है, यहाँ से तो आ गया ऑप्शन क्या है कि सोलर पैनल तो बल्ले बल्ले हो गया, सोलर पैनल आप लगा के भूल जाओ। मतलब 10 साल से पहले तो आपको सोलर पैनल के बारे में सोचना नहीं है, सोलर पैनल लगाइए, उसको साफ उफ करते रहिए, टेंशन लेना नहीं है 15 साल तक। तो ये बैटरी का क्या करें, बैटरी तो आजकल 5-5 साल में ही बोल जा रहा है। तो वहाँ पे लिथियम आयरन फॉस्फेट और लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड 2 टोपोलॉजी है, या मतलब समझ लीजिए केमिस्ट्री है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये दोनों केमिस्ट्री का एक पेनल्टी पड़ता है, इसमें किलोवाट आवर कम होता है, यानी कि टंकी कितनी बड़ी है, वो टंकी बहुत छोटी है, लेकिन जो नल निकल रहा है टंकी से वो मोटा है, बम बम है, यानी कि बहुत हाई परफॉर्मेंस दे सकता है, यानी कि इस पर सी रेटिंग पे कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि लिथियम आयरन फॉस्फेट वो 100% से 0% तक डीप डिस्चार्ज कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स लाइक भाई टेंशन मत लो। और वहीं पे अगर लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड, सर हम 10C का झटका देंगे, बोले अरे हटो यार, काहे टेंशन ले रहे हो, हटो। तो समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, कितना साल चलेगा, 15 साल की तो वारंटी दे रही है कंपनी ये एक्चुअली चल पाता है, और 15 साल वो 80% रहेगा। अगर आप अच्छा से मैनेज करते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करते हैं, जो कि इंडिया में टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से खरीद सकते हैं, और 10 साल तक तो मतलब बेसिकली आपका सोलर और ये एक लाइफ स्पैन के आसपास आ जाएगा।
घटेगा ज़रूर, मैं एकदम क्लियर, तो ऐसा नहीं है कि आपने लिथियम ले लिया तो कभी कुछ होगा ही नहीं। बस बहुत देर में होगा कि हाँ भाई, आप लिए, यूज़ किए, और ये नहीं कि हर कुछ महीने में पानी भर रहे हैं, वो सब नहीं। लिए, यूज़ कीजिए, बहुत टाइम के बाद कि हाँ सर, अब बेचारा बच्चा बोल रहा है, सर बच्चे का जान नहीं जाएगा क्या? तो लाइफ स्पैन इसीलिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा लोग करेंगे नहीं। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, ओला शक्ति अभी अनाउंस किया है। हम ऑलमोस्ट प्री ऑर्डर करने पे थे, और आधा लोग बोले कि ओला बहुत नौटंकी कंपनी है। दूसरे मेरा अपने से भरोसा उठ के, जैसे उसका मैंने सेल देखा है, भैया वो गाड़ी वाला सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, निकल कोबाल्ट मैग्नीस वाला यूज़ कर रहे हैं। हम बोले ना जी ना, आग लगने वाला सेल हम घर में नहीं लगाएंगे। मेरे घर में गाड़ी ऑलरेडी रहता है, उसमें पेट्रोल ऑलरेडी रहता है, हमको और आग लगाने वाला चीज़ नहीं लगाना है। तो मतलब घर में अगर हमको कुछ लेना तो उसमें निकल मैग्नीज कोबाल्ट तो होना ही नहीं है। उसमें बस ये हो सकता है लिथियम आयरन फॉस्फेट या लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड, और कोई केमिस्ट्री हम इसमें नहीं डालेंगे। और बाय द वे सोडियम भी नहीं डालेंगे, क्योंकि सोडियम में जो गैस होता है, आउट गैस होता है शॉर्ट सर्किट निकलने पे, वो साइनाइड है, पॉइजनस गैसेस है। तो मतलब भैया मेरा नॉर्मल लेड एसिड आपका हाइड्रोजन गैस निकालता है, चलेगा। बाकी सारा लिथियम आयरन फॉस्फेट भी इसी तरह का गैस निकालता है। ये सोडियम थोड़ा नौटंकी निकालता है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि उसमें आउट गैसिंग क्या लिखा गया, आप समझ जाइए भैया इसको हमको रखना ही नहीं घर में। तो पैराडाइम शिफ्ट जो हो गया कि अब हर एक पावर प्लांट बन रहा है, तो यहाँ पे समझिए बहुत बड़ा बात है कि पैराडाइम शिफ्ट है। क्योंकि बोल रहे हैं सोलर लगते लगते ऐसा हो गया कि इंडिया में भारत सरकार बोल रही है भैया दिन में आप बिजली खाओ, मेरे पास बहुत ज़्यादा बिजली है दिन में। और सोचिए ऐसा नहीं कि अभी सब छत पे हो गया, अभी तो हम लोग वहाँ पहुँचे भी नहीं है, कुछ परसेंटेज में ऐसा हो जा रहा है। तो बैटरी इसमें बहुत अच्छा स्कोप देता है। क्योंकि समझिए जो स्टेबिलिटी आएगी ना, कि भैया आपका बैटरी अगर है तो लोड जो है ग्रिड का वो कम हो जाता है, कि भैया हमको एकदम रैंडम डील डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे एग्जांपल देते हैं, एक एसी है जो चालू कर दिया आपने सुबह, ठीक है, और अगर बैटरी उटरी है, सोलर है, तो आप 24 घंटा उसको चलाइएगा। फायदा ये रहेगा कि उसका पीक लोडिंग नहीं पड़ेगा। एक बार जो रूम को टेम्परेचर डाउन कर दिया, मेंटेन करना उस टेम्परेचर को ज़्यादा आसान होता है। और आजकल तो बहुत अच्छे से कर लेती है एसी, क्योंकि वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो वाले सिस्टम आते हैं, या इन्वर्टर ड्रिवन कंप्रेसर रहते हैं, तो बहुत आराम से उस लो लोड पे वो रख पाता है। आपका रूम भी परफेक्ट ठंडा रहता है, और बार बार ठंडा गर्म भी नहीं रहता है। और ग्रिड के लिए भी बढ़िया है कि मान लीजिए अगर ग्रिड से एकाएक लेना पड़े, वो सिर्फ 200 वाट 300 वाट खाएगा। जबकि अगर वो ऑन ऑफ वाला पुराना डिजाइन करेगा, तो भैया जब भी चालू होगा 1.5 किलोवाट, बंद होगा 0। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बैटरी आपको एक स्टेबिलिटी देता है, और ये कस्टमर के लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करता है, और ग्रिड को भी शांति दे देता है कि भैया एकाएक हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं किया जाएगा। और ग्रिड अडैप्टेबल हो जाता है। जैसे कि यूक्रेन में अभी बूम बाम ब्लिम खूब हो रहा है, रशिया खूब ड्रोन डाला, आप लोग सुने ही रहे होंगे कि मतलब पिछले 4 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, 4 साल से बूम आ रहा है। तो लोग हैं कैसे, सब लोग लगाए जा रहे हैं, सब के पास छोटे छोटे जनरेटर है, जैकरी लगा रहे हैं, जैकरी वाला ब्रांड वहाँ अपेरेंटली बहुत पॉपुलर है, सब लोग लिए जा रहे हैं बैटरी। अब वहाँ ऐप अब चल रहा है कि पावर प्लांट, ऑब्वियसली बहुत सारे पावर प्लांट डैमेज हो चुके हैं, तो पावर आउटपुट फुल नहीं रहता है, तो बता देते हैं कि इतना इतना टाइम पे हम बंद कर देंगे। तो उसके उस टाइम में जो चालू रहता है उस टाइम में चार्ज कर लेते हैं, और बाकी वाले में चला लेते हैं। ग्रिड रिजिलियंट बन जाता है, यानी कि बहुत वॉर का सिचुएशन में वो लोगों को, भैया आप जिंदा रहोगे, क्योंकि आप वॉर में एसी उसी नहीं खोजेंगे, वॉर में मतलब लाइट चल रहा है कि नहीं, लाइट चल रहा है और कम्युनिकेशन फोन उन चलना चाहिए, बस उतने में आपका काम हो जाएगा। और पानी चल जाए तो बल्ले बल्ले। तो ग्रिड को एक इंड्योरेंस देता है, जैसे भूकंप आ गया, सबका सबका सिस्टम एक साथ नहीं खराब होगा, ग्रिड जरूर बंद हो जाएगा, लेकिन सबका घर में, जैसे मान ली 50 घर हैं, तो 50 में से 40 घर चलते रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा, और ये इंटरमिटेंस जो होता है कि सोलर और विंड अपने मूड पे चल रहा है, उसका भी झटका कम कर देता है। तो हर मामले से बहुत अच्छा है। और ये बोल रहे हैं ना कि आजकल ये सारे सिस्टम, ये हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं बाहर सबके कंट्री में, कि हाँ भाई हमारा एक इन्वर्टर है, बैटरी, और दोनों अलग अलग है। इसका फायदा है कि स्केलेबल बनाया जाता है, यानी कि 2 इन्वर्टर आप जोड़ दीजिए ताकि पावर आ जाए। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत बड़े बड़े लोड हैं, ज़्यादा देर नहीं चलता लेकिन बड़ा बड़ा है, ठीक है भैया 2 वो लगा दो, बैटरी ज़्यादा मत लगाओ। कुछ का उल्टा है कि भैया हमको लोड ज़्यादा नहीं है लेकिन लाइन बहुत खराब रहता है, सोलर पे ही चलना है, ठीक है, खूब सारा बैटरी बॉक्स ले लो। और ओला भी वही कर रहा है कि हम बोले ऑलमोस्ट हम 999 रुपया डालने को रेडी थे, जैसे देखे निकल मैग्नीज कोबाल्ट है, बोले ना जी ना, आग लगने वाला चीज़ की हम नहीं लेंगे। आप मार बोल दो सेफ्टी है, लाइक सर सेफ्टी फेल होने के बाद क्या है, क्योंकि निकल मेटल हाइड्राइड में यही है ना, ये सॉरी लिथियम आयरन फॉस्फेट में वही है कि सेफ्टी फेल हो गया वो गैस छोड़ेगा, आग नहीं पकड़ेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये अच्छा एक ग्रोथ है सबके लिए, सबके लिए। हम जरूर चाहते हैं कि ग्रिड एनर्जी स्टोरेज हो, लेकिन वहां तक जाने में टाइम लगेगा, और वो हो कि नहीं हो मैं तो तब भी फंसा रहूंगा। लेकिन अगर इस तरह के पैकेज जो एक आम पब्लिक आराम से खरीद के लगा सकती है, और दाम भी पागल जैसा नहीं है, वो टारगेट कर रहे हैं 2 लाख रुपए का प्राइस, और मतलब आजकल तो बाइक ही 2 लाख रुपए का आने लगा है, गाड़ी सब भी 6 लाख का आता है। अब गाड़ी से ज़्यादा टाइम अपने घर में बिताते हैं, घर में अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा, 5-6 लाख में आपको अच्छा मिल जाएगा आजकल। यानी कि सोलर भी लगा सकते हैं, लिथियम आयन भी लगा सकते हैं, और 10 साल तक टेंशन ही नहीं लेना है। तो
ये एक बहुत अच्छा बात है और यही मॉड्यूलर और स्केलेबल। पुराना जो हमारा सिस्टम है लेड एसिड बैटरी वाला, पहली बात उसमें ज़बरदस्ती का लिथियम आयन फोर्स कीजिएगा, बेचारे का बीएमएस जान लेने लगेगा, भैया क्या कर रहे हो? जब तक बैटरी चार्ज हो चुका है बंद करो। नहीं, फ्लोट चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग, बेचारा हीटर जला-जला के एनर्जी वेस्ट करेगा। तो इसीलिए आप चाहोगे कि जो इन्वर्टर है वो लिथियम के लिए बना हो, ज़बरदस्ती का फोर्स मत कीजिए। तो मॉड्यूलर और स्केलेबल हो ताकि आप अपने हिसाब से करो। आपने एक ले लिया, ठीक है, खुश है। नहीं सर, अरे पैं-पैं कर जाता है अगर आपने 2-3 चीज़ डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इन्वर्टर लगा दो, बैटरी उतनी ही रखो। या बार-बार आपका इन्वर्टर सही है लेकिन बैटरी बार-बार खत्म हो रहा है, 2-3 बैटरी लगा दो। और हाँ, लिथियम में ये फ़ायदा होता है कि आप जोड़ सकते हैं और एक ही टाइम पे करने की ज़रूरत है, लाइफ स्पैन इतना लंबा है और बीएमएस इतने एडवांस होते हैं कि वो आप जोड़ सकते हैं। 4-5 ठो को जोड़ सकते हैं। हाँ, मैंने 1 ठो रखा था 5 साल तक था, फिर ज़्यादा मतलब डिमांड हो गया, ठीक है, मैंने 2 बैटरी कर दिया। वो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमको इन्वर्टर में हम खोज रहे हैं सोलर इन्वर्टर के लिए, उसमें एक चीज़ हमको चाहिए कि भैया उसमें 2 आउटपुट हो, एक 24/7 और एक ठो हाई लोड यानी कि एसी जैसा चीज़ है। क्योंकि एसी बंद हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंप्यूटर, लाइट ये सब बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों को अलग रहता है, भैया बैटरी 30% से नीचे आ रहा है, एसी बंद कर दो। लाइन आएगा, चार्ज करना, फिर से चालू करना, लेकिन 30 से नीचे पे मत चलाओ, ताकि बाकी सारा चीज़ें फ्रिज हो, आपका फ्रिज, पंखा, लाइट ये सब चलता रहे। ये सब 24 घंटा चलाओ। हम उतना बड़ा बैटरी रखेंगे, लेकिन ये नहीं रखेंगे कि हाँ भैया 50 किलोवाट का बैटरी लगा रहे हैं, 50 यूनिट का, ताकि मेरा एसी भी चलता रहे दिन भर। मे बी कर सकते हैं, मे बी अगर पॉकेट कल को गर्म हो जाता है, तड़-तड़ करके लगाते जाओ। तभी समझिए, लेड एसिड में समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग लेड एसिड सस्ता है, लाइक सस्ता नहीं है सर, आप लूट रहे हो। बस अपने आप को ही दूसरे तरीके से, पहला तो आपका कितना डिस्चार्ज मिलता है वो नहीं है उतना, दूसरा आप कितना उसमें पानी डाल रहे हो, कितना बार उसको रिफ्रेश कर रहे हो, लिथियम आयन के कंपेयर में है ही नहीं। क्या बोल रहा, डीप साइकिल आप करने लगते हो, लेड एसिड को तुरंत बेचारे का जान निकल जाएगा, तुरंत। तो ये बहुत अच्छा है। मैं देख रहा था पिछले 5 साल से, अब चूँकि ओला अनाउंस किया है, मैं आराम से मान सकता हूँ कि 2026 के एंड तक में आ जाएगा। आराम से देख सकते हो वो 10% भी बिका, 4-5 कंपनी और बना दी है। लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी की कंपनी ऑलरेडी है। मसल ऑन करके एक और सोलर कंपनी भी बना रही है। तो ये पैकेज आने लग जाए कि हाँ, कोई भी बिना बिजली मिस्त्री के कर सके, बल्ले-बल्ले। और वही चाहिए आपको कि अलग-अलग रहे कि सर हमको जितना बैटरी चाहिए हम खरीदेंगे, हमको जितना पावर चाहिए हम उतना खरीदेंगे। आप मत हमको एक पैकेज डील मत दे दो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन होम एनर्जी का, जो भारत में अब धीरे-धीरे घुस रहा है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिमिलर कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ। उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जो इनके मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।